हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी देखेंगे। विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। विलियम शेक्सपियर जो हैं, आप ऑलमोस्ट जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, टीजीटी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, सभी में आपके विलियम शेक्सपियर हैं, तो ये आपके हर पॉइंट से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज हम इनकी फुल बायोग्राफी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए फिर, नाउ कम टू द लेक्चर। विलियम शेक्सपियर बायोग्राफी। द बार्ड ऑफ एवॉन। विलियम शेक्सपियर को द बार्ड ऑफ एवॉन भी कहते हैं एंड स्वान ऑफ एवॉन। विलियम शेक्सपियर को स्वान ऑफ एवॉन एंड द बार्ड ऑफ एवॉन भी कहा जाता है। इनका बर्थ कब हुआ है? इनका बर्थ हुआ है स्टार्टफोर्ड अपॉन एवॉन 23 अप्रैल 1564। इनका बर्थ हुआ है स्टार्टफोर्ड अपॉन एवॉन में 23 अप्रैल 1564 को इनका जन्म हुआ था। विलियम शेक्सपियर का बर्थ हुआ था 23 अप्रैल 1564 में स्टार्टफोर्ड अपॉन एवॉन में। एवॉन आपका रिवर हो गई और फोर्ड अपॉन एवॉन में इनका जन्म हुआ था। 23 अप्रैल 1564 में। ही वॉज बैप्टाइज्ड ऑन 26 अप्रैल 1564। 26 अप्रैल को ये इनका बैप्टाइज्ड हुआ। बैप्टाइज्ड क्या होता है? बैप्टाइज्ड होता है जब किसी का जन्म होता है तो उसके जन्म के 3 दिन बाद उसका नामकरण होता है, बैप्टाइज किया जाता है चर्च में, तो इसको बैप्टाइजेशन कहते हैं। इसको बैप्टाइज कहेंगे। इससे हमें पता चलता है कि इनकी जो जन्म है हम 23 अप्रैल 1564 को हुआ था, जो कि 26 अप्रैल को इनकी बैप्टाइज डेट है। तो 23 अप्रैल जो 3 दिन पहले इनका जन्म हुआ 1564 को। क्लियर? और इनका बैप्टाइज्ड कहाँ हुआ था? बैप्टाइज्ड एट होली ट्रिनिटी चर्च स्टारफोर्ड। होली ट्रिनिटी चर्च स्टारफोर्ड में इनका बैप्टाइजेशन हुआ था। क्लियर? आई होप इतनी यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। इनके फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर एंड मदर थी इनकी मैरी ऑर्डेन। ही वॉज द फर्स्ट मेल चाइल्ड एंड थर्ड चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। वो अपने माता पिता के पेरेंट्स के फर्स्ट मेल चाइल्ड थे एंड तीसरे बच्चे थे अपने माता पिता के एंड फर्स्ट मेल चाइल्ड। ओके। ही रीड्स इन द किंग्स न्यू स्कूल। ये किंग्स न्यू स्कूल में इन्होंने अपनी शिक्षा को पूरा किया। इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? किंग्स न्यू स्कूल से। अ ग्रामर स्कूल क्या है? एक ग्रामर स्कूल था। जैसे हम कह सकते हैं आजकल प्राइमरी स्कूल्स हो गए, वैसे ही ग्रामर स्कूल था किंग्स न्यू में। वहाँ पे उन्होंने अपनी शिक्षा की, पढ़ाई किया। ओके। और जो भी थोड़ा बहुत उन्होंने अपनी पढ़ाई वहाँ से किया उन्होंने। इसी से फिर बेन जॉनसन क्रिटिसाइज्ड। बेन जॉनसन ने उनको इसी में ये चीज़ क्रिटिसाइज किया है। बेन जॉनसन ने स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये किसने कहा है शेक्सपियर के लिए? बेन जॉनसन ने कहा है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। वो स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक जानते थे, तो ऐसा कुछ उन्होंने क्रिटिसाइज किया है शेक्सपियर को बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन। ये नेक्स्ट देखते हैं आगे इनकी मैरिज एंड चिल्ड्रेन देखते हैं। When he was 18, Shakespeare married एनी हैथवे इन 1582। जब शेक्सपियर 18 साल के थे तो शेक्सपियर ने किनसे विवाह शादी की? एनी हैथवे से इन्होंने शादी की 1582 में। हु वॉज 26, जो कि 26 ईयर्स की थी। शेक्सपियर 18 ईयर्स की थी एंड एनी हैथवे 26 ईयर्स की थी, उनसे बड़ी थी। एनी हैथवे 26 ईयर्स की थी, 8 साल उनसे बड़ी थी शेक्सपियर से। 18 के थे हमारे शेक्सपियर एंड मैरी हैथवे की उम्र क्या थी? 26। और 1582 में इन्होंने शादी करी। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। दे हैड 3 चिल्ड्रेन। उनके 3 बच्चे थे। द फर्स्ट डॉटर सुसैना वॉज बॉर्न 6 मंथ आफ्टर द वेडिंग ऑन मई 23 1583। सुसैना, जो इनके 3 बच्चे हुए, 3 बच्चे थे। देयर फर्स्ट डॉटर, जो उनकी पहली डॉटर थी सुसैना, वॉज बॉर्न 6 मंथ्स आफ्टर द वेडिंग। जो उनके शादी के हैथवे से शादी की, जो कि उनसे बड़ी थी एंड शादी के पहले ही प्रेग्नेंट थी। तो सुसैना वॉज बॉर्न
6 months after the wedding on May 23, 1583। तो शादी के 6 महीने के बाद ही सुसैना जो है वो उनका बर्थ हो गया हुआ ऑन 23 मई 23, 1583 में सुसैना का बर्थ हुआ आफ्टर द 6 मंथ वेडिंग। ओके, तो जब उनकी 6 महीने ही बाद शादी के तो सुसैना का बर्थ हुआ। आगे देखते हैं। एंड आफ्टर 2 years on 2 February 1585 ट्विंस चाइल्ड आर बॉर्न। और 2 साल बाद 1585 2 फरवरी को उनके 2 ट्विंस बच्चे पैदा हुए, हेमलेट एंड जुडिथ। तो ये हेमलेट क्या है, वो उनके सन थे, और जुडिथ थी वो डॉटर थी। तो इनके ट्विंस हुए 1585 में। हेमलेट उनके बेटे थे एंड जुडिथ उनकी डॉटर थी। सुसैना वॉज मैरिड टू जॉन हॉल एंड अ फिजिशियन। सुसैना ने शादी की जॉन हॉल नाम के एक व्यक्ति से जो कि फिजिशियन थे। एंड जुडिथ ने किससे की, थॉमस क्वेनी से। क्लियर। हेमलेट हिज डियरेस्ट सन डाइड एट द एज ऑफ 11 इन 1596। हेमलेट जो उनका, हेमलेट नहीं है एक्चुअली, हेमनेट है, ये हेमलेट नहीं, यहाँ एन हो जाएगा यहाँ पे, हेमनेट, दिस इज द राइट। ओके, तो हेमनेट जो है हिज डियरेस्ट सन, उनका जो प्यारा बेटा था वो 11 ईयर्स में उसकी डेथ हो जाती है। कब, 1596 में। सो शेक्सपियर वॉज वेरी सैड एंड डिस्टर्ब। तो शेक्सपियर काफ़ी दुखी होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। नेक्स्ट, अबाउट द ईयर 1587 he left his family and went to London. He joined the Burbage कंपनी ऑफ प्लेयर्स। 1587 में वो लंदन चले जाते हैं। ही ज्वाइन द बर्बेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स, और वहाँ पे एक बर्बेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स को ज्वाइन करते हैं। आफ्टर द बर्थ ऑफ ट्विंस इन 1585 देयर वॉज 7 years ऑफ शेक्सपियर्स लाइफ कॉल्ड लॉस्ट ईयर्स। जो जब उनके ट्विंस बच्चे होते हैं 1585 को, उसके बाद की उनकी जो 7 ईयर्स है उन ईयर्स को शेक्सपियर के लॉस्ट ईयर कहा जाता है। ये इसमें शेक्सपियर का कुछ भी ज़्यादा पता नहीं रहता कि इन्होंने क्या किया, क्या वर्क किए, कुछ भी। तो ये इनके शेक्सपियर के लॉस्ट ईयर्स कहे जाते हैं। निकोलस रॉय। निकोलस रॉय कौन है, विलियम शेक्सपियर फर्स्ट बायोग्राफर। निकोलस रॉय जो है ये विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट बायोग्राफर हैं। आगे देखते हैं। निकोलस रॉय, विलियम शेक्सपियर लेफ्ट फॉर लंदन इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रोसिक्यूशन ऑफ डियर पोचिंग। निकोलस रॉय ने और बताया है, कहा है कि विलियम शेक्सपियर लंदन के को चले गए इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रोसिक्यूशन ऑफ डियर पोचिंग। तो चले गए ये लंदन क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक डियर की पोचिंग कर दी थी। तो पोचिंग क्या होता है, हंटिंग हो गया था, तो उसके मुकदमा वगैरह और आगे की कार्रवाई सब करने के वजह से वो लंदन चले गए थे। ये इन्होंने, निकोलस रॉय ने कहा है ये चीज़। ओके, तो इससे बचने के लिए वो लंदन चले गए। ही अराइव्ड इन लंदन इन द मिड ऑफ लेट 1580s। जो 1580s के मिड में वो लंदन पहुँचे। एंड मे हैव फाउंड वर्क एज अ हॉर्स अटेंडेंट एट सम ऑफ लंदन्स ही फाइनर थिएटर। वहाँ के कुछ अच्छे थिएटरों में उन्होंने हॉर्स अटेंडेंट का काम किया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। In the early 1590s he joined Lord Chamberlain's Men and Acting Company in London। अपनी जो शुरुआती 1590s की अर्ली शुरुआत में 1590s के शुरुआत में ही ज्वाइन लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, उन्होंने ज्वाइन किया। एक कंपनी थी लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन नाम से, एक एक्टिंग कंपनी थी लंदन में, तो उसको उन्होंने ज्वाइन किया। आफ्टर द 1603 Queen Elizabeth death, this acting company changed its name as the King's Men Company following the crowning of King James I। जब 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई तो इस कंपनी का नाम चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, द किंग्स मैन कंपनी, इसका नाम रख दिया गया द किंग्स मैन कंपनी। जब फॉलोइंग द क्राउनिंग ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट, जबकि जेम्स फर्स्ट क्राउन पर थे, गद्दी पर थे, तब इस कंपनी का नाम चेंज करके द किंग्स मैन कंपनी कर दिया। पहले क्या था, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन था, अब किंग्स मैन कंपनी कर दिया। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के बेस से। नेक्स्ट, रॉबर्ट ग्रीने। ये रॉबर्ट ग्रीने क्या है, इन्होंने, इनका ऑटोबायोग्राफिकल पैम्पलेट था ग्रोड्स वर्थ ऑफ विट। इन्होंने इस पैम्पलेट में इन्होंने
बहुत बुरी तरह से शेक्सपियर को क्रिटिसाइज़ किया। ये हमने पूरा आपको दिया है इसमें कि उन्होंने क्या क्रिटिसाइज़ किया, आइए देखते हैं। तो देयर इज़ एन अपस्टार्ट क्रो, यहाँ पर एक नौसिखिया कौवा कह सकते हैं, जो एक नौसिखिया कौवा है, ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स, जो कि हमारे पंख लगाकर सुशोभित हो रहा है, ब्यूटीफाई हो रहा है। हमारे पंखों से एक सुशोभित एक नया कौवा, एक नौसिखिया कौवा है, दैट विद हिज टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड, जो कि हमारे पंखों द्वारा सुशोभित एक नया नौसिखिया कौवा है, जिसका दिल है वो बाघ का दिल है, एंड एक खिलाड़ी की खाल में लिपटा हुआ है, एक खिलाड़ी की खाल में जिसका हार्ट जो है टाइगर सा है, टाइगर की हार्ट लेके जो एक खिलाड़ी है वो के रूप में लिपटा हुआ है। सपोज्ड ही एज वेल एबल टू बम्बास्ट आउट अ ब्लैंक वर्स एज द बेस्ट ऑफ यू, मान लीजिए कि वह आप में से बेस्ट है, सबसे बेस्ट की तरह एक कविता को बयां करने में सक्षम है, एंड बीइंग एन एब्सोल्यूट जोहान्स फैक्टम। ये जोहान्स फैक्टम क्या है? दिस इज इम्पॉर्टेंट टर्म, आपके एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। जोहान्स फैक्टम क्या है? इसको फैक्टम्स वो क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति कह ले या कुछ भी जो कि इधर भी हाथ पैर मार रहा है, उधर भी हाथ पैर मारने के, मतलब वो पोइट्री भी लिख रहा है, कॉमेडी भी लिख रहा है, ट्रेजेडी भी लिख रहा है, सोनेट भी लिख रहा है, पोएम्स भी लिख रहा है, तो हर चीज़ में जो अपना आजमाए कि ये भी कर ले, वो भी कर ले, भी करके देख ले, वो भी करके देख ले, तो उसको हम लोग जोहान्स फैक्टम कहेंगे। जो कविता भी लिख रहा है, सोनेट भी लिख रहा है, ट्रेजेडी भी लिख रहा है, कॉमेडी भी लिख रहा है, एंड हर चीज़ में अपना हाथ पैर मार रहा है उसको करने के लिए, उसको हम लोग जोहान्स फैक्टम कहेंगे। जो मतलब कि एक चीज़ में पर्टिकुलर, एक चीज़ में नहीं स्थिर है, हर चीज़ में अपने को आजमा रहा है, उसको जोहान्स फैक्टम कहते हैं। क्लियर? तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट टर्म, इज इन हिज ओन कंसाइड द ओनली शेक सीन इन अ कंट्री। शेक सीन क्या हो गया? या शेक्सपियर से है मतलब। तो इसमें क्या कह रहे हैं, एक पूर्व जोहान्स फैक्टम जो है होने के नाते वो अपने स्वयं के दंभ में एक देश में एकमात्र शेक दृश्य है। मतलब कि इसमें कहने का उनका मतलब है वो एक अपस्टार्ट क्रो है, और जो कि मतलब नौसिखिया कौवा जो कि हमारी पंख लगा के उड़ रहा है। मीन्स उसमें क्यों है कि शेक्सपियर की हम जानते हैं जो प्लेज वगैरह है उसका कहीं ना कहीं सोर्स हमें कहीं ना कहीं से देखने को मिलता है। तो इस वजह से उन्होंने कहा अगर आपके अंदर इतना ही वो है तो आप अपने दम पर अपनी कविता अपनी वर्क्स को लिख के देखिए। तो इसलिए उन्होंने उनको अपस्टार्ट क्रो, टाइगर्स हार्ट, इस तरह के क्रिटिकल कमेंट्स से उनको क्रिटिसाइज किया है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि एक नौसिखिया अपस्टार्ट क्रो उनको कहा है, ये आपका टर्म पूछा गया है, टाइगर हार्ट्स है, एंड इस तरह के इसमें आपको जो भी है जोहान फैक्टम्स में जो भी टर्म्स है, ये दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर यू एग्जाम्स। क्लियर? तो इस तरह उनको किसने क्रिटिसाइज किया है? रॉबर्ट ग्रीने ने वर्ड्सवर्थ ऑफ विट में। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यही एन अपस्टार्ट क्रो टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर साइड एंड आल्सो कॉल्ड प्लेगरिस्ट। अपस्टार्ट क्रो कहा, टाइगर्स हार्ट कहा, रैप्ड इन अ प्लेयर से खिलाड़ी के रूप में टाइगर का हार्ट लिए हुए घूम रहे हैं, एंड अपस्टार्ट क्रो एंड आल्सो कॉल्ड प्लेजियरिस्ट। तो ये प्लेजियरिस्ट क्या है? तो दूसरों की चीज़ों को अपनी खुद की नहीं बनाई हुई लिखता है, जो दूसरों की चीज़ों को लेकर अपना वर्क करता है उसको प्लेजियरिस्ट कहेंगे। जो मतलब कि दूसरों की वर्क से थीम्स को, दूसरे के सोर्सेस को लेके अपने उसमें लिखते हैं, तो उसको हम लोग प्लेजियरिस्ट कहेंगे। और एक ये भी देखिए, रॉबर्ट ग्रीन हमारे जो थे यूनिवर्सिटी विट्स में एक थे, ये लोगों की जो लिखने की स्टाइल वगैरह थी काफ़ी ही हाई लेवल की थी, तो लोगों को उतना नहीं समझ में आता था। और जब शेक्सपियर ने उसको सरल कॉमन लैंग्वेज में, सरल लैंग्वेज में उसको लिखा तो लोगों को वो ज़्यादा पसंद आने लगी। तो इस वजह से उन्होंने रॉबर्ट ग्रीन ने उनको क्रिटिसाइज़ किया कि दिस इज़ अ अपस्टार्ट क्रो, जो कि हमारी चीज़ों को लेकर, अपने हमारे फैदर को लेकर उड़ रहे हैं, अपस्टार्ट क्रो बन रहे हैं। तो आगे देखते हैं। The Lord Chamberlain's men opened the Globe Theatre 1599. Shakespeare became a shareholder. लॉर्ड चैम्बरलैंड मेंस ने ओपन किया क्या? ग्लोब थिएटर। ग्लोब थिएटर कब ओपन हुआ? 1599 में, जिसके कि शेक्सपियर हमारे शेयर होल्डर रहे हैं। द ग्लोब थिएटर बर्न डाउन ड्यूरिंग द
परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी एथ ऑन 29 जून 1613। ग्लोब थिएटर में कब आग लग गई थी? 29 जून 1613 को, जबकि हेनरी एथ का परफॉर्मेंस हो रहा था, तब इसमें ये बर्न हो गया था, जल गया था, आग लग गई थी। एंड 1614 में द ग्लोब थिएटर रिबिल्ट, और 1614 में ये ग्लोब थिएटर को रिबिल्ट करा दिया गया। ये इससे भी रिलेटेड आपको ये डेट्स याद रखनी होंगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक्टेड बाय विलियम शेक्सपियर इन हिज प्ले। विलियम शेक्सपियर ने अपने कुछ प्ले में एक्टिंग भी किया है, आइए देखते हैं। जैसे एज यू लाइक इट में इन्होंने एडम का रोल किया है, किसने? हमारे विलियम शेक्सपियर ने। और हैमलेट में जो घोस्ट है, हैमलेट के जो फादर का घोस्ट दिखाते हैं, उसको जो घोस्ट है वो उसकी एक्टिंग किसने की है? विलियम शेक्सपियर ने। क्लियर? स्टेड इन लंदन टिल 1609 तक वो लंदन में रहे। ओके। इन 1597 ही परचेज न्यू पैलेस स्टार्टफोर्ड अपॉन एवॉन। स्टार्टफोर्ड अपॉन एवॉन में उन्होंने एक न्यू पैलेस खरीदा 1597 में। ही वॉज अ शेयर होल्डर द ग्लोब एंड द ब्लैक फ्रायर्स थिएटर। ये दो जो थिएटर से इनके शेयर होल्डर रहे हैं। द ग्लोब थिएटर एंड ब्लैक फ्रायर्स थिएटर जो था, इसके शेयर होल्डर रहे हैं। इनकी डेथ कब हुई थी? 23 अप्रैल 1616 को इनकी स्टार्टफोर्ड एट द एज ऑफ 52 के एज में इनकी 23 अप्रैल 1616 को इनकी डेथ हो गई थी। बरीड इन होली ट्रिनिटी चर्च, इनको होली ट्रिनिटी चर्च में बरीड किया गया। हिज एपिटैप, इनके एपिटैप में क्या लिखा है? गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक टू डिग द डस्ट enclosed here, blessed be the man that spares these stones and cursed be he that moves my bones। इन्होंने क्या कहा इसमें? क्या इनके एपिटॉफ में कहा है? गुड फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, जीसस के लिए, जीसस की कसम है कि तुम जो कोई भी इस समाधि कह लें, समाधि है, उसको खोदेगा, डिक करेगा। ब्लेस्ड बी द मैन डैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स, जो भी इन स्टोन्स को, समाधि को सेव करके इसके स्टोन्स के रखेगा, उसको जीसस ब्लेस्ड करें। एंड कर्स्ड बी ही डैट मूव्स बाय बोन्स, और जो कोई भी इस समाधि को, इसके बोन्स को, मेरी इन बोन्स को छुएगा, हटाएगा यहाँ से, तो उसको कर्स्ड करेंगे जीसस। तो इस तरह की इन्होंने अपने टैप में इन्होंने लिख दिया। अब ऐसे में तो जो भी लिखा है कि जो भी हमारी इस समाधि को अच्छे के लिए उसको कवर करके रखेगा, उसको स्टोन्स वगैरह को स्पेयर्स करके रखेगा, बचा अच्छे से उसको के रखेगा, तो उसको भगवान जीसस ब्लेस्ड करेंगे। एंड कर्स्ड उनको करेंगे जो भी हमारी इस बोन्स को यहाँ से हटाएगा या हटाना चाहेगा, उसको जीसस जो है वो कर्स्ड करेंगे। तो ऐसे उन्होंने अपनी टैप में लिख दिया। वो पहले से इतने इंटेलिजेंट थे कि, ताकि पहले क्या होता था, जब पुरानी जो हो जाती थी समाधि वगैरह, तो वैसे भी मिट्टी में मिल जाती थी, तो उनको हटा के नई जो होता था उसमें डिग करके उसको दफना दिया जाता था। तो उन्होंने अपनी समाधि में यही टैप लिखा डाल दिया कि जो कोई ऐसे करेगा, जो हमारे इस समाधि को सेफ रखेगा, उसको जीसस ब्लेस्ड करेंगे। एंड जो कोई भी इसके बोन्स को हटाएगा, छुएगा, उसको जीसस कर्स्ड करेंगे। क्लियर? तो ये इनकी एपिटैप हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। शेक्सपियर रोड 37 प्लेज एंड 154 सोनेट्स। शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे एंड 154 सोनेट्स लिखे हैं। ये सोनेट्स वेयर पब्लिश्ड इन 1609 बाय थॉमस थॉरोप द्वारा 1609 में उनके सोनेट्स को पब्लिश किया है। किसने? थॉमस थॉरोप ने 1609 में। इनके 37 प्लेज हैं, 154 सोनेट्स हैं, एंड जो 1609 में थॉमस थॉरोप ने इन सोनेट्स को पब्लिश किया है। सोनेट्स 1 to 26 वेयर डेडिकेटेड मिस्टर WH अर्ल ऑफ साउथम्पटन हेनरी रिस्ले। ठीक है, तो ये जो है 1 से लेकर 126 तक जो है एयर डेडिकेटेड टू WH अर्ल ऑफ साउथम्पटन या हेनरी रिस्ले, ये एक ही हैं आपके। तो इनको डेडिकेट किए 1 से लेकर 126 तक। एंड सोनेट नंबर 127 से 152 जो सोनेट्स हैं इनके, वो उन्होंने डार्क लेडी
को डेडिकेट किया। डार्क लेडी कौन है? इनका ये मैरी फिटन है, ये इनको डार्क लेडी कहते हैं। तो इनको सोनेट नंबर 127 से 152 तक डेडिकेट किया है। मैरी फिटन कौन थी? मैरी फिटन वॉज एन इटालियन डांसर इन कोर्ट ऑफ एलिजाबेथ। एलिजाबेथ के कोर्ट में मैरी फिटन एक इटालियन डांसर थी। तो इनको शेक्सपियर ने 127 से लेकर 152 तक सोनेट्स इनको डेडिकेट किया है। एंड सोनेट्स नंबर इनके 154 सोनेट्स है। सोनेट नंबर 153 एंड 154 और कन्वेंशनल सोनेट, ये परंपरागत और औपचारिक सोनेट्स हैं। ओके, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यहाँ पे। सोनेट नंबर जो 19 है वो आपके 15 लाइंस के हैं, एंड सोनेट नंबर 126 ये आपका 12 लाइंस का। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है। और तो इनके सोनेट्स में 14 लाइंस का सोनेट होता है, हम जानते हैं, तो वो हैं। लेकिन ये जो सोनेट्स हैं ये 99 नंबर एंड 126 में 12 लाइन्स हो गई, एंड 99 में आपके 15 लाइन्स हो गए। ये दिस इज द इम्पॉर्टेंट। एंड इनके पैट्रॉन कौन कौन से, इसको भी देख लेते हैं। उस समय लोग पैट्रॉन होते थे, तो ये शेक्सपियर के पैट्रॉन कौन है? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हेनरी रिस्ले, ये जो है वो है शेक्सपियर के पैट्रॉन है। इन 1593 शेक्सपियर पब्लिश्ड हिज नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनाइस विद अ डेडिकेशन ऑफ टू हेनरी रिस्ले अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। जो उन्होंने 1593 में एक वीनस एंड एडोनाइस जो एक इनकी नैरेटिव पोएम है उसको पब्लिश किया, तो उन्होंने इन्होंने हेनरी रिस्ले अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट किया है। द फॉलोइंग ईयर ही वुड डेडिकेटेड हिज सेकंड नैरेटिव पोएम, एंड इसी सेम ईयर में इन्होंने द रेप ऑफ लुक्रेसी भी लिखा है, जो कि उन्होंने अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट किया। ये भी इनकी नैरेटिव पोएम थी जिसको इन्होंने रेप ऑफ लुक्रेसी जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को इन्होंने डेडिकेट किया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज हमने विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी देखी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को देखेंगे, कब और किस सन में आए और उनके विषय में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छी लगी हो एंड आपको समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। एंड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू क्लास में इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के साथ। ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।